एंट्री नहीं है क्लास में, कोई भी आए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करनी है आज, रिवीजन करना है इसका शुरू से एंड तक। देखो जल्दी जल्दी एकदम फास्ट फॉरवर्ड मेरी तरफ देखो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस। रिपीट करते रहना मेरे साथ। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इट मीन्स स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे देश में जितनी स्किल्ड लेबर है, जितनी एक्सपर्टाइज लेबर है, जब मैं लेबर बोल रहा हूँ तो इससे सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो विदाउट कॉलर वाली लेबर है। मैं वाइट कॉलर, विदाउट कॉलर लेबर मतलब हर वो बंदा जो काम कर रहा है, मैं भी लेबर हूँ। हालांकि मैं अपनी फिजिकल फोर्स यूज़ नहीं कर रहा, मेंटल फोर्स यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ लेबर। तो जितनी भी तरह की हमारी लेबर है, जितनी भी स्किल्ड है, जितना भी एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है हमारी इकोनॉमी में कूट कूट के भरा है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। और दूसरी तरफ फिजिकल कैपिटल क्या होती है? इट मीन्स स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट, मशीन, टूल। यहाँ पे क्या आता है? इक्विपमेंट, मशीन, टूल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंपैरिजन करके पढ़ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? टेंजिबल होती है, दिखती है। ये आपकी दुकान में मशीन है, इक्विपमेंट है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब दिख रहा है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल दिखती। मेरी स्किल, मेरी नॉलेज, एक्सपर्टाइज ये नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके ही कर रहा हूँ। तो ये बताया था मैंने। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था फिजिकल कैपिटल को अपने ऑनर से सेपरेट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को अपने ऑनर से सेपरेट। फिर मैंने आपको बताया था फिजिकल कैपिटल एक टाइम के साथ क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एज के साथ डेप्रिशिएट होती है, लेकिन उसे भी डेप्रिशिएट होने से रोका जा सकता है इफ वी कंटिन्यू आवर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी फिजिकल कैपिटल है और मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ। अब मेरी बिल्डिंग तो समय के साथ डेप्रिशिएट हो जाएगी, पेंट कराना पड़ेगा, खराब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मेरी जो स्किल है वो समय के साथ और बढ़ती जाएंगी। 10 साल अगर मुझे पढ़ाते हुए हो गए तो वो चीज़ मेरे पढ़ाने में झलकती है। 15 साल बाद और एक्सपर्टाइज आएगा, जितना एक्सपीरियंस आएगा, जितनी स्किल होंगी, वो मेरी ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा करेगी। तो टाइम के साथ ये कम नहीं होती, टाइम के साथ तो ये बढ़ती है, लेकिन एज के साथ ये कम हो जाती है। ठीक है, जो मैंने कहा था आपको, मेरी एफिशिएंसी आज जो है वो 50 साल का जब मैं हो जाऊँगा, 55 साल, 60 साल, उस समय ये एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे। लेकिन अगर मुझे उसको सही रखना है तो मैं निरंतर अपने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्च करता रहूं, तो मैं अपनी ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिशिएट होने से क्या कर सकता हूं? रोक सकता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं ऐसे लीक से हटके थोड़ा। जैसे अभी जवान आई, जवान, ठीक है, अभी मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जिसके उसमें रिव्यूज़ है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया मूवी है। 57 ईयर शायद एज है शाहरुख खान, ठीक है। 57 ईयर की एज में जो जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शाहरुख खान की इमेज ऐसी है कि भाई उसकी जो मूवीज़ होती है वो थोड़ी अलग जेनर की मूवी होती है, लव स्टोरी, रोमांटिक टाइप, लेकिन ये एक्शन वैक्शन, ये मास सिनेमा, इसके लिए शाहरुख खान को जाना नहीं जाता था। लेकिन बीच में उनकी 3-4 पिक्चरें लगातार फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने 3 साल का गैप लिया, ठीक है, हेल्थ के ऊपर काम किया और 3 लगातार ऐसी एक्शन मूवीज़ साइन कर ली, ठीक है, और ऐसे समय में रिलीज़ करी जिस समय में कोविड के बाद थिएटर्स का रेवेन्यू बहुत कम हो गया था। 100 करोड़ कोई मूवी कमा ले तो बड़ी बात हो जाती थी। कोविड के बाद लोगों का फुटफॉल कम हो गया, लोग OTT पे मूवी ज़्यादा देखने लग गए, तो ऐसा कह रहे थे भाई सिनेमा हॉल्स का क्या होगा, थिएटर्स का क्या होगा, कैसे चलेंगे ये वो, क्योंकि 2-3 साल कोविड में सब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट हुई, ख़त्म हो गई। लेकिन इन्होंने 60 साल की एज में, ठीक है, वापस से सिनेमा को वो कर दिया, फुटफॉल वापस बढ़ गए, 2 दिन में 150 करोड़। तो ये मैं बता रहा हूँ कि देखो ये ह्यूमन कैपिटल कर सकता है, जो काम फिजिकल कैपिटल भी नहीं कर सकता। कैसे करा भाई? हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। 57 का होने के बाद अगर आप 57 के नहीं दिख रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जबकि एज के साथ तो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? डेप्रिशिएट। लेकिन इन्होंने तो और उल्टा एप्रिशिएट करके अपने आप को दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करके, जिस जेनर की मूवी वो नहीं बनाते थे वो जेनर की मूवी बनाकर, चैलेंजिंग रोल लेकर, और उसे इतनी बड़ी हिट के 2 दिन में आज शायद 150 करोड़ के आसपास कमा लिया। इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कि ह्यूमन कैपिटल में एज के साथ अगर ये डेप्रिशिएट हो रही है तो आप अपने आप को री इन्वेंट करते रहो, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है एज इज़ जस्ट अ नंबर।
एग्री? अमिताभ बच्चन को देख लो, ठीक है, और दूसरे भी, मतलब हर एक फील्ड में आप ले सकते हो कि वाकई में ये बिल्कुल सही है। रतन टाटा की एज कितनी है? 85-90 के पास है, बट सही है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज के साथ ह्यूमन कैपिटल अगर डेप्रिशिएट हो भी रही है तो आप अपने आप को री इन्वेंट करके उसे बचा सकते हो। ये इसको हटाओ। तो 4 पॉइंट बढ़ाए मैंने लोगों को। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में एक और क्या फ़र्क होता है कि फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसके लिए पे करेगा, ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलता है। ये इस पेज में सिर्फ यही था। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, कंसेप्ट नंबर 1। फिर कंसेप्ट नंबर 2 में हमने बात करी व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट सुनते जाना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन में सिर्फ एडिशन लगा दो। क्या लगा दो? क्या लगा दो? बाकी पूरा वही लिख दो। तो एडिशन इन द स्टॉक ऑफ, एडिशन लगा दो बस, एडिशन इन द स्टॉक ऑफ, बाकी वही 4 चीजें, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज। तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके पास जो स्किल है, नॉलेज है, उसमें एडिशन करते रहो, उसको लगातार बढ़ाते रहो। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी स्किल बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ सरकार करे ये ज़रूरी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, भले मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्म हो रही है, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। अब मेरे एम्प्लॉई है, तीनों एम्प्लॉई है, ठीक है। अब इन तीनों एम्प्लॉई को है ना काम अच्छे से करना नहीं आता, कंप्यूटराइज स्किल्स नहीं है इनके पास, लेकिन इनका दिमाग अच्छा है। तो मैंने कहा ले यार चलो एक काम करो, कंप्यूटर क्या है, अपन लोग कंप्यूटर को सिखाना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो मैंने 3 कंप्यूटर लगा दिए अपने ऑफिस में और इनको एक एक चीज़ सिखा दी, एक्सेल सिखा दिया, टैली सिखा दी, वर्ड सिखा दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखा दिया, और तीनों एकदम शानदार हो गए 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये क्या किया मैंने? ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया। क्या किया मैंने? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलो मेरे साथ, इट इज अ प्रोसेस by which we make addition in the skill, knowledge, experience, expertise in an economy। तो किसी भी इकोनॉमी में हम लोग नॉलेज को, स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इसके बाद कुछ डेटा बताया था, ये काम का नहीं है, ऐसे ही नॉलेज के लिए डाला था, पेड टर्न कर लो। तो 2 कंसेप्ट हो गए हमारे, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने बात करी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसमें हमने थोड़ी लंबी बात करी थी। क्या? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज है। जल्दी जल्दी सुन देना, ठीक है। रीड वीड सब हो रखा है आपका, मार्किंग भी हो रखी है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड पे हम लोगों को बुलेट पॉइंट याद करते हुए चलना है, बस कितनी चीजें रिटेन है, ठीक है। देखो इधर कितने सोर्सेज हैं। अब आज मैंने कहा कि भैया मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो क्या सिर्फ पढ़ाने से ही होती है या और भी किसी चीज़ से होती है? तो बोला अगर सरकार 5 जगहों पर खर्च करे, ठीक है, अगर हम 5 जगह पे खर्च करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकती है। पॉज करी से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस कि किन किन चीज़ों पे खर्च करूँ कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकती है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो फॉरमोस्ट एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन सबसे बेस्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। अब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये तो सबसे बेस्ट है, तो मेरा एग्जाम्पल देना इस टॉपिक में सबसे ईजी काम हो जाएगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, स्किल डेवलप हो रही है, नॉलेज डेवलप हो रही है, तो एजुकेशन से मैं क्या कर रहा हूँ? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। लेकिन एजुकेशन को यहाँ पे बहुत वाइडर सेंस में यूज़ किया गया है, इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, या स्कूल और कॉलेजेस से ही मिल रहा है? नहीं, एजुकेशन का मतलब यहाँ पे बहुत वाइडर सेंस में यूज़ किया गया है। सिर्फ स्कूल लेवल, डिग्री लेवल का एजुकेशन नहीं, जहाँ जहाँ पे स्किल मिल रही है वहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है। बोलो मेरे साथ, फॉर्म होती है। आज अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सरकार कोई कैंप लगा रही है जहाँ लड़कियों को मेहंदी सिखाई जा रही है, ठीक है, बस, तो ये स्किल डेवलप हो रही है, ये भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 11th-12th के बच्चों को बिजनेस कैसे करना चाहिए उसके अंदर एक डिप्लोमा कोर्सेज करवाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? अपने आप में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। स्कूल में ही सिखाया जाता है ये कि भैया आप बिजनेस माइंडेड बनो, ठीक है, जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो, ठीक है। कितनी अच्छी बात है।
और हमारे यहाँ क्या एजुकेशन सिस्टम अब ऐसा बन गया है कि बस हर पढ़ाई के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि बस ये अच्छी पढ़ाई हो गई तो इससे ये जॉब लग जाएगी। हमें हर बार जॉब 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 ही सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये परसेप्शन हमें चेंज करना होगा। हम जॉब लेने वाले नहीं, हम जॉब देने वाले बने। पढ़ाई का कभी भी ये मकसद नहीं होता कि हमें जॉब लगे, यही पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ाई तो हमें हमारा दिमाग इतना खोल देती है कि हम अगर ये पढ़ाई करके बिजनेस करते तो उस बिजनेस का ही मज़ा अलग है कुछ। जैसे जो चीज़ें हमने अपनी एजुकेशन से सीखा है वो उसमें से अगर हम 20% भी अपने बिजनेस में लगाए ना, ठीक है, तो हमारी ये क्लासेस और कहीं और लेवल पे होती, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन हम उस पढ़ाई को सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड रखते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं और जॉब ढूंढने लग जाते हैं। तो यहाँ एजुकेशन का मतलब हर चीज़ से जहाँ पे आपकी स्किल नॉलेज बढ़ रही है वो सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। तो एजुकेशन मींस एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम करता है। कैसे काम करता है? तो दूसरा सोर्स क्या है हमारा ह्यूमन कैपिटल का? एजुकेशन हो गया तो ट्रेनिंग। अभी मैंने बताया कि मैंने इन तीनों के लिए कंप्यूटर लगवा दी और कंप्यूटर से ट्रेनिंग दे दी इन लोगों को। अब ये सीख गए, इनकी जॉब बच गई, इनकी भी जॉब बच गई और मेरा काम भी आसानी से हो गया, ठीक है। ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से हर चीज़ हो सकती है। एक हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देता हूँ। ज़ीशान भैया ना, ज़ीशान भैया हमारे साथ फैक्ट्री में थे। हमने फैक्ट्री डाली थी, चली नहीं, लॉस हो गया, बंद कर दी। तो वहाँ ज़ीशान भैया एज आ मैनेजर सारा चीज़ों देखते थे, प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल कितनी हुई, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट फील्ड में थे, ठीक है। लेकिन ज़ीशान का काम हमें इतना समझ में आया कि अब हमने फैक्ट्री बंद कर दी तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो तो सब चले गए, लेकिन ज़ीशान का काम हमें इतना अच्छा लगा कि हमने उसे कहा कि भाई तू तो हमारे साथ कोचिंग पे भी आ जा। तो उसने कहा सर ये सेल परचेज, प्रोडक्शन, यहाँ पढ़ाई, वीडियो, फीस, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। और प्लस हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय है ना सब कॉमर्स के हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हम जिसको भी जॉब दो कॉमर्स का हो, क्योंकि हमें उसको समझाने में आसानी रहती है। ज़ीशान ने तो वो कर रखा है, ठीक है, बीए कर रखा है, ठीक है, तो वो तो आर्ट्स फील्ड का है, कॉमर्स का उसको सी भी नहीं पता बिल्कुल। तो दोनों चीज़ में वो फिट नहीं बैठ रहा था, ना तो इधर से और ना काम के लिहाज से, क्योंकि काम भी उसका एकदम अलग था और कोर्स भी उसका एकदम अलग है। लेकिन बस वो हमें बिल्कुल एज अ पर्सन बहुत अच्छा लगा, बहुत जमा, हमें उसके अंदर काम करने की बहुत क्षमता है। तो हमने कहा ये सब चीज़ें सिखाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग दी। अभी कुछ नहीं बताना पड़ता कौन सी वीडियो किस फोल्डर में डलेगी, कहाँ टॉपिक का क्या नाम है, फीस का मैनेजमेंट हो, कोई टेस्ट लेना हो, कोई भी चीज़ हो। इनफैक्ट वो बैलेंस शीट P&L भी बना देता है, क्योंकि हम उससे प्रैक्टिस वाला काम करवाते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है ट्रेनिंग का। एक नॉन कॉमर्स बंदे को हमने कॉमर्स का बंदा बना दिया और 1.5 साल में तो वो इस चीज़ में मास्टरी कर लेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें ट्रेनिंग का। एकदम कॉन्ट्राडिक्ट फील्ड थी, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट, मिलता जुलता नहीं है कुछ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बस ट्रेनिंग हो, प्रॉपर गाइडेंस हो तो सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। फुल फ्लैट ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर पूरा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको काम कराया जाता है और उसी समय सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। ज़ीशान को हम क्या दे रहे हैं, ऑन द जॉब या फुल फ्लैट? ऑन द जॉब। हम उससे जॉब पे भी रख रहे हैं, बट हम उसे काम भी सिखाते चले गए। और अब बहुत सारी चीज़ें अब बतानी नहीं पड़ती, वो खुद से ही देख लेता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग का एग्जाम्पल हो। ट्रेनिंग हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, एक तो एजुकेशन से, एक ट्रेनिंग से, तीसरी हेल्थ। हेल्थ में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें ज़्यादातर रोल गवर्नमेंट का होता है। अब हेल्थ 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, एक प्रिवेंटिव, एक क्यूरेटिव, एक सोशल। प्रिवेंटिव जहाँ पे हम प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह दें तो जिससे डिसीज हो ही ना, प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव, अब अगर डिसीज हो गई है तो मेडिसिन वगैरह देकर, इलाज वगैरह करके उसे सही करें, क्यूरेटिव। और सोशल जहाँ पे हम सिर्फ अवेयरनेस फैलाएं ताकि डिसीज बढ़ने से रुके, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोविड के समय में हमारे फ़ोन के रिंगटोन में जो बजता था, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती थी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, फलाना डिमकड़ा, ये सोशल मेडिसिन है। क्या है ये? और सरकार ने टीके लगाए, ये प्रिवेंटिव है। क्या है? अब टीके लगाने के बाद भी किसी को कोविड हो गया तो अब उसको गैस सिलेंडर दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सॉरी क्या बोल गया, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? क्यूरेटिव, ठीक है। पहले टीके लगाए, सबसे पहले आता है सोशल। पहले हम लोगों ने कहा भैया मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं बनी है तो दूर ही रहो,
ये सोशल मेडिसिन हो गई। अब ये जब टीके लग गए, बन गए सॉरी, तो हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ करी, सबको लगाया। अब लगाने के बाद भी किसी को हो गया कोविड या कोई भी बीमारी हो गई तो क्यूरेटिव। तो इसको अगर ऑर्डर में जमा है तो पहले सोशल, फिर प्रिवेंटिव और फिर क्यूरेटिव। सामने देखो सामने। अब हेल्थ, इसका क्यों काम है? हेल्थ से तो आपकी हेल्थ अच्छी हुई, इससे क्या हुआ? एक हेल्दी पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी एसेट है। क्या है? सबसे बड़ी एसेट है। ठीक है, एक बंदा हेल्दी है, ठीक है, अच्छे से काम करना जानता है, तो हम लोग उससे काम अच्छा ले सकते हैं, बेहतर काम ले सकते हैं। रादर देन एक अनहेल्दी पर्सन, ठीक है, आधे टाइम वो बीमार रहेगा, छुट्टियाँ करेगा, सिक लीव लेगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्या काम का कोई यूटिलिटी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक हेल्थ के ऊपर भी हमें खर्च करना चाहिए जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो। तो 3 चीज़ें हो गई, एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ। चौथी चीज़ जो आती है इस कड़ी में वो क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने तुम्हें उस समय बहुत डिटेल में समझा था कि माइग्रेशन इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाकी सब तो समझ में आ जाता है, हेल्थ आ रहा है, ठीक है, माइग्रेशन का क्या लेना देना। माइग्रेशन का पहले मतलब समझाओगे तुम कि माइग्रेशन का मतलब होता है जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हो, या रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हो, उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। सिंपल भाषा में माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये क्या हो गया? अब माइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि आप जिस जगह पे जाते हो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग एक तो हाई होती है, दूसरा उस एनवायरनमेंट में आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और तीसरा आप जिस जगह पे थे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे लेकिन वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी थी तो आपको माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो इससे क्या होता है, इस माइग्रेशन की वजह से कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है, उस बंदे को भी अपनी स्किल को ढंग से यूज़ करने को नहीं मिलती, वो इधर से उधर फुटबॉल की तरह घूमे जा रहे हैं। अगर उसी जगह पे हम उसको उस माइग्रेशन को रोक देते, ठीक है, उसे उसी जगह पे जॉब दे देते, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म ज़्यादा हो सकती थी, जो नहीं हो पाई किसकी वजह से? माइग्रेशन। तो हमें माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। तो चौथा खर्चा हमें कहाँ करना चाहिए? और पांचवा जो इन सब में लास्ट में दे रखा है, लेकिन वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने 4 है, इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन पे भी खर्च करना चाहिए। कई बार हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगी। जैसे कि अभी सपोज करो, मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, स्कूल है, अब स्कूल के बाद आपको कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉलेजेस से पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आपकी स्किल ज़्यादा कहाँ यूज़ आ सकती है, जॉब में कि बिजनेस में, और अगर जॉब में भी आ रही है तो जॉब में भी कौन सी जॉब। ठीक है, जैसे वो 3 इडियट्स का आमिर खान का एक डायलॉग मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, जहाँ पे वो करीना कपूर से बोलता है कि तुम इस इडियट के साथ शादी कर रही हो, ठीक है, तो करीना कपूर बोलती है इडियट क्यों बोल रहे हो, तो वो बोलता है कि इडियट ही तो बोलूँगा, पहले इसने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इसने MBA किया और अब बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों करी, वो डिग्री क्यों ख़राब करी, फिर MBA करा और फिर बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो बोला पैसा ज़्यादा मिल रहा था इसलिए वहाँ पे कर रहा है। तो वो जितना 5 साल 10 साल ख़राब किया वो तो टैलेंट वेस्ट हो गया ना। जैसे अगर आप में से कोई एक बहुत बढ़िया सा कोर्स कर ले, मसलन MBA ही कर ले अपनी स्किल को यूज़ करके, ठीक है, और अब वो मास्टर ऑफ बिजनेस जो उसने डिग्री ली, उसे ना तो वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, और ना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और जॉब भी ऐसी कर रहा है जहाँ पे उस बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे MBA करके वो किसी कंपनी का फाइनेंस देख रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट P&L बना रहा है, ठीक है, तो उसने वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं ली, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हुई। अब ये क्यों हुई? इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो इन्फॉर्मेशन दो उसे, कॉलेज से रिलेटेड, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कहाँ जॉब करनी चाहिए इससे रिलेटेड, तो सरकार को किस पे खर्च करना चाहिए? इन्फॉर्मेशन। तो 5 सोर्सेज होते हैं जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट हो गया। पहले मैंने पढ़ा फिजिकल ह्यूमन में डिफरेंस क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ एडिशन वर्ड लगाना है, फिर सोर्सेज पढ़ा है। क्लियर है? एकदम क्लियर है, ठीक है। अब 4th चीज जो हमने इस कड़ी में पढ़ी वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फायदे क्या क्या है, ठीक है, बराबर से सुनना। मैंने इसको आपको ऐसे समझाया था कि कुछ फायदे आप ऐसे रखो कि देश के लिए फायदे, कुछ फायदे आपके लिए, और कुछ फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो। तो इन फायदों को मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल का फायदा एक तो इकोनॉमी को होता है, किसको होता है? एक उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है जहां आप काम कर रहे हो, और एक आपको खुद को होता है, सेल्फ, आपको। समझ रहे हो बच्चों? इस तरीके से पढ़ना तो अच्छे से समझ में भी आएगा, लर्न भी होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, इसमें 2 बताए थे मैंने। एक तो प्रोडक्शन बढ़ता है, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ता है?
देखो पहले पॉइंट का क्या नाम है, इंक्रीज इन, और दूसरे पॉइंट का क्या नाम है, इंक्रीज इन। तो पहला क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन, वेरी गुड, और दूसरा क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी। दोनों में फर्क है, ठीक है रिद्धिमा, दोनों में क्या फर्क है बेटा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी? आप प्यार से सरकाया तूने, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी मतलब क्वालिटी। हाँ तो आर्यन, क्वांटिटी मतलब क्या? तू बता तेरे हिसाब से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? ये बना रहे, और प्रोडक्टिविटी जो, वो तो टेक्नोलॉजी हुई ना, चेंजेस जो आ रहे हैं। क्वालिटी पकड़ लो सर आप तो। तू बता भाई मुस्तफा, हंस लिया हो तो, हाँ खड़े हो जा, बोलो। बैठ जा, बैठो बैठो, रिवीजन तो मुझे करना है। यज्ञश्री बताओ भाई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? बहुत बार बोली ये बात, बहुत बार, और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाई भी है इसको। बोल शब्बीर बोल, बहुत सही, तू बोलो। हाँ राहा, तू बोलेगा बेटा बीच में? ओ छोड़ो यार, अगले साल देंगे पेपर। तू बोल। तो इसमें लिख के बोलना है क्या? बोल भाई परी बोल। वेरी गुड। प्रोडक्शन मतलब होता है आउटपुट में इंक्रीज होना। जैसे इसने बोला क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ना। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनना। आउटपुट तो यहां भी बन रहा है लेकिन कम इनपुट में बन रहा है, तो उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक एग्जांपल दिया था, अभी याद आएगा, कि अगर एक कोचिंग है और वो 500 बच्चों को पढ़ाती है और उसने 100 बच्चों के रिजल्ट छापे, तो ये प्रोडक्शन है। लेकिन एक कोचिंग है जो सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ाती है और उसमें से उसने 30 बच्चों के रिजल्ट छापे, तो ये प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि 50 में से उसने 30 बच्चों के फोटो दे दिए, 90s में निकाल दिया, इसका मतलब उसका रिजल्ट 60% है। 60% बच्चे ऐसे हैं जो उसके 90% में मार्क्स लाते हैं, तो उस कोचिंग की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है 50 में से 30। एक कोचिंग ने 500 बच्चों को पढ़ाया था और उसमें से 50 बच्चों के फोटो दी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10% है। प्रोडक्शन उसका ज़्यादा है क्योंकि उसके 50 बच्चे हैं, प्रोडक्शन इसका कम है क्योंकि इसके 30 बच्चे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो सर इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए ना, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और प्रोडक्टिविटी भी। अब अगर वो कोचिंग 500 में से 400 बच्चों के फोटो देती तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती, लेकिन अभी उसका सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा था, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। और ये दोनों किससे बढ़ते हैं? ह्यूमन कैपिटल से। तो ह्यूमन कैपिटल से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। याद रखो बच्चों, याद रखो, ये लोग भी तो जवाब देते हैं तुम लोगों को। चलो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो नॉलेजेबल एंड स्किल पर्सन बेटर यूज, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ वो जिंगूर, प्रोडक्शन का मतलब नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक एफिशिएंट और नॉलेजेबल बंदा होगा तो वो फिजिकल कैपिटल को ढंग से यूज करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो जब अगर आप एक गधे के हाथ में मशीन पकड़ा दोगे, ठीक है, तो वो उसको चला नहीं पाएगा ढंग से, लेकिन एक नॉलेजेबल बंदे को आप मशीन दोगे तो वो मशीन का भी ढंग से यूज करेगा और खुद की स्किल का भी करेगा। लेकिन जिसके पास स्किल नहीं है उसको आप कितनी भी अच्छी मशीन दे दो, ठीक है, वो कबाड़ा ही करेगा उसका, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एक नॉलेजेबल बंदा फिजिकल कैपिटल का भी ढंग से यूज करता है। कौन? एक नॉलेजेबल पर्सन। आगे फिर एफिशिएंसी बढ़ती है, तो एजुकेशन इंप्रूव द अपग्रेडेड, वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्योंकि वो कम रिसोर्स में भी अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकता है, क्योंकि उसके खुद के अंदर बहुत सी स्किल्स है, ठीक है। आज जैसे अगर हम ये इंस्टीट्यूट सिर्फ किसी बंदों के बिहाफ पे चला रहे होते
तो वो चले जाते हैं, वो टीचर चले गए तो हमारा भी इंस्टीट्यूट ठप हो गया, फिर हमें पहुंचना पड़ता, क्योंकि अब हम लोग खुद ही इसको चला रहे हैं, ऑनर भी है और एम्प्लॉय भी है, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर कभी कोई फॉल बैक आ भी गया तो हम उसे अपने लेवल पे सही करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हम इससे सिर्फ ऑनर होते और हमारे अंडर में 4-5 टीचर होते, अब वो टीचर चले जाते तो हमें कुछ ना आता, तो फिर वो इंस्टीट्यूट भी खत्म हो जाता। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप कितने भी बड़े ऑनर हो जाओ, लेकिन आपकी बिजनेस की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। अगर आप सारा काम लड़कों पे छोड़ दोगे, जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप एक होटल चला रहे हो तो आप खुद भी एक अच्छे शेफ़ हो, नहीं तो वो बेवकूफ़ बना देगा आपको। भाई साहब इसमें तो ये इतना डलेगा और इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए, इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए, आप ला के दे दोगे, वो जाके उसी दुकान को बेच देगा और आधे काम में काम कर देगा और बोल देगा ये लो कितनी शानदार बनाई है। आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको कभी बेवकूफ़ बना देगा। तो अगर आपका होटल है तो आपको कम से कम फूड की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी एक हार्डवेयर की दुकान है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से सस्ता माल मिलेगा, कहाँ बिकेगा। ये होता है नॉलेज का मतलब। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा, हर एस्पेक्ट में, जिस भी फील्ड में आप हो, आपको उस फील्ड की नॉलेज, उस फील्ड का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, स्किल्स होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको मामू बना देगा और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमेशा। ठीक है, अगर होगी नॉलेज तो। नहीं होगी उस बिजनेस की स्किल आपके अंदर तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, पढ़ो। तो ये दो फायदे किसके हो गए? ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन भी बढ़ गया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। अब इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमी को भी फ़ायदा ही होगा। ठीक है, पहले सेल्फ वाले फ़ायदे बता रखे मैंने। आपका आउटलुक और एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ये तीन आपके सेल्फ वाले फ़ायदे हैं। कौन से फ़ायदे हैं? ये बाइफर्केशन करते जाना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आउटलुक चेंज हो जाएगा। मैंने आपको कहा था एक नॉलेजेबल और स्किल्ड बंदा होता है, उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा, मैं उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं कोई फूड इंडस्ट्री में हूँ, मैं कोई होटल चला रहा हूँ। अब मैंने कहा कि यार भाई 20,000 की इन्वेंट्री आई थी, तो कहाँ गई वो? इतना मसाला आया था, ठीक है, इतनी ये वाली चीज़ आई थी, इतना ये पनीर आया था, ये आया था। उसने कहा भाई साहब ये तो उसमें लगी ना, उस दिन इतनी प्लेटें बनी थी, उस दिन इतने गेस्ट आए थे, ये हुआ था, वो सब होगी, तो ख़त्म हो गई। मैं कहूँगा मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, मेरे को नहीं पता ये चीज़ में कितनी इनपुट लगती है। ठीक है, चला अभी हिसाब लगाते हैं। ठीक है, ला कितना पनीर बनाया था तूने? 1 किलो बनाया था, उसमें इतनी क्वांटिटी इसकी डलेगी, इतनी इसकी, इतनी, तो इतना यूज़ में आना चाहिए, तब भी इतना बचना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप 50 बार सोचेगा मुझसे झूठ बोलने की, अबे यार ये मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, इनको थोड़ी बना सकूँगा मैं, ये तो पूरी नॉलेज PhD करके बैठे हैं फूड में। तो आपका हर चीज़ को देखने का आउटलुक ही चेंज हो जाएगा, सोशल आउटलुक चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप में स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर देगा आपका। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपके खुद के लिए है कि आपका हर चीज़ का आउटलुक, नज़रिया चेंज हो जाता है। देखो, नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड हेल्दी पर्सन आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ और आप सोसाइटी के लिए भी। इन लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो ट्रेडिशनल और कस्टम बाउंड नहीं होता। इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, ये किसी भी चीज़ में बस हाँ में हाँ नहीं भरते। ठीक है, एक अलग परसेप्शन से हर चीज़ को सोचने का ताकत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अभी मैंने आपको कहा था, ये सबसे प्यारी लाइन लगती है मुझे, एक अनहेल्दी, अनस्किल्ड पर्सन सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी है, और एक हेल्दी, स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन एक सोसाइटी के लिए एसेट है। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। छोड़ो, एक अनहेल्दी, इलिटरेट पर्सन लाइबिलिटी है, ऑन द अदर एंड स्किल्ड एंड हेल्दी एंड ट्रेन्ड पर्सन इज एन एसेट। एंड हायर लेवल ऑफ इनकम होगी आपकी और उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। जैसे आज मैं एक एग्जांपल शायद पहले भी दिया था मैंने आपको, आप जिस एज में आज हो, आज अगर आप अपना प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट करो, 12th की बात नहीं कर रहा मैं, 12th और उसके बाद भी, तो 4-5 साल अगर आप प्रॉपर एजुकेशन ले लो, अच्छे से पढ़ लिख लो, या जो भी आपका गोल है, पढ़ाई से नहीं, स्पोर्ट्स में भी हो तो स्पोर्ट, जो भी गोल है आपका, उसको ढंग से अगर आप अचीव कर लो, तो आने वाले 50 साल आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। और इन 5 सालों में आप जिन चीज़ों का सेक्रीफाइस करोगे ना, वो उन 50 सालों में आपको बेहतर क्वांटिटी में मिलेगी। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप में से किसी को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो आज अगर आप उसे छोड़ दो और कुछ समय अपना पूरा ध्यान एजुकेशन के ऊपर रखो, तो आगे घूमना फिरना ही घूमना फिरना है। खेलने का शौक है, दोस्तों के साथ शौक है, आपके जितने भी वाजिब शौक है, वाजिब,
लीगल, वो सारे आपके एजुकेशन पूरा होने के बाद भी पूरे हो सकते हैं, एंड बिलीव मी, और अच्छे से पूरे होंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आज अगर मुझे घूमने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है, रिलीजियस एक्टिविटी में भी हम एक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से कर पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने 12th से लेकर CA फाइनल तक के 5 साल बहुत बेहतरीन मेहनत करी। उस मेहनत का नतीजा है कि आज कोई भी चीज़ में कुछ देखना नहीं पड़ता, फाइनेंशियली भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, घूमने फिरने की, ठीक है, खेलने का शौक है तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ की, मतलब मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जिस समय में मेहनत करनी थी उस समय में कर ली, रिग्रेस वाली। अब आप अपने पापा वगैरह को देखना, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा सेट है, तो उनका ये बिजनेस डे 1 से सेट नहीं था। उन्होंने पहले घोर तपस्या करी, उस चीज़ को उस मुकाम पे पहुंचाया। आज वो 12 बजे या 1 बजे भी दुकान पे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब चीज़ें सेट है, अपने हिसाब से रोटेशन बना हुआ है। लेकिन ये डे 1 से नहीं बना था। तो अगर आपकी स्किल होगी, नॉलेज होगी, आप इन चीज़ों पे निरंतर खर्च करते रहोगे, ठीक है, तो आपका आने वाले समय में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट, कैसे बढ़ेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी? अब अगर आप एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, आपका पर कैपिटा, आपका इनकम ज़्यादा है, अच्छा है आपका इनकम, तो आप हेल्थ पे भी खर्च करोगे। ठीक है, और आप हेल्थ पे खर्च करोगे, हेल्दी रहोगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप फायदा ही आपके लिए। तो अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्गेविटी, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, आपको लॉन्ग भी लाइफ भी मिलेगी और हेल्दी लाइफ भी मिलेगी। हालांकि देखो, एक बात को समझना, जब मैं किसी चीज़ के एडवांटेज पढ़ाता हूँ तो उस पॉइंट के मद्देनजर ही सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उस समय हम उस पॉइंट को लेकर बायस हो जाते हैं। तुम इसको बिल्कुल रूल ऑफ थंब मत बना लेना। अब हमने कहा भाई ह्यूमन कैपिटल पे फॉर्म कर रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो एक बंदे की बहुत अच्छी थी, ह्यूमन कैपिटल थी, पैसा था, सब कुछ था, तो 40 साल में ही मर गया। सर आपने तो कहा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, बढ़ी ही नहीं सर, मैं तो नहीं पढ़ रहा। उसने इतनी पढ़ाई करी, 40 साल में मर गया, क्या फ़ायदा? इससे तो ये अच्छा पढ़ा है ना, लिखा है कुछ, 85 साल हो गए पढ़ा हुआ है यहीं पर। ठीक है, तो ये एक जनरल पॉइंट्स है जो बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है। एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। अब ये हो गए ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे या आपके स्वयं के फ़ायदे, और अब देश को भी फ़ायदा होगा। इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जीडीपी भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ, जीडीपी भी बढ़ेगा और पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ेगा। जैसे आज अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड है तो सब लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और स्किल्ड नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ लोग इलिटरेट रह जाएंगे, जो इलिटरेट रह जाएंगे वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे इधर उधर भीख मांगते फिरेंगे। तो भीख मांगते फिरेंगे तो खाना तो वो भी खाएंगे, पॉपुलेशन का तो पार्ट है, लेकिन वो जीडीपी में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पार्टिसिपेशन रेशो ये लर्न हो गए होंगे, बहुत बार पढ़ लिया है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको क्या फायदा होगा? आउटलुक चेंज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ेगा, और एक और इसमें लिख देना, जीडीपी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, इन्वेंशंस बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? इन्वेंशंस बढ़ेंगे, इनोवेशंस होंगे देश में। क्या होंगे? इनोवेशन। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन इसरो का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कि इसरो के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट लगाया, लॉन्च किया, हम लोग मून के साउथ पोल तक पहुंचे, पहला देश बना भारत का। ये इतनी बड़ी सफलता हमने सबसे कम कॉस्ट में हासिल करी है। आज तक मून के जितने भी मिशन हुए हैं, तो इस तरह के मिशन में जो कॉस्टिंग आती है, इंडिया की कॉस्टिंग सबसे कम थी अभी तक की। सोचो 2023 में खड़े हैं हम, जहाँ महंगाई कितनी है, और उन लोगों ने अपनी स्किल, अपनी नॉलेज यूज़ करके, कॉस्ट कटिंग करके पहुंच भी गए, पहला देश भी बन गया, और कॉस्टिंग भी सबसे कम। ये हमारे साइंटिस्टों का कमाल है, और ये नॉलेज का कमाल है, ये स्किल का कमाल है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब नुकसान देखो। नुकसान से पहले मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल, वही हमारा चौथा पॉइंट भी हो गया, इम्पोर्टेंस। अब पांचवें में मैंने तुम्हें पढ़ाया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप। ये बहुत सिंपल था, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अच्छे से सुन लेना, हो सकता है तुम्हें भी वापस आ जाए ये, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों में क्या
रिलेशनशिप है, दोनों में क्या रिश्ता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये रिश्ता? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है? मैंने आपको कहा था ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? इन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, ये एक विशियस साइकिल है। जैसे मैंने आपको कहा था अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी? जीडीपी बढ़ेगा, तो सरकार जीडीपी बढ़ेगा तो हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेगी, सरकार हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। अब उल्टा करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो एक बंदा प्रोडक्टिव होगा, लिटरेट होगा, एजुकेटेड होगा, वो बंदा एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा तो वो अच्छे से माल बनाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अच्छे से माल बनाएगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट, तो इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? और दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, तो इन दोनों में एक विशेष साइकिल है जो एक घूमती रहेगी। अब ये साइकिल कब टूटती है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट तो बढ़ गया लेकिन हमने एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च नहीं किया। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन हम लोग वो जीडीपी के पैसों से, ठीक है, हम लोग टैक्स के पैसों से क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया दूसरे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं भाई सब, हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रेलवे स्टेशन, सबसे शानदार वाले रेलवे स्टेशन। तो उससे क्या होगा? अब एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा नहीं करोगे तो जब रिसेशन आएगा, बेरोजगारी आएगी, तब ये लोग मर जाएंगे भूखे, तो वो रोड का क्या करेंगे? बिकेंगे भी नहीं हो तो कहाँ बेचने जाएंगे वो, ठीक है। अभी तुम्हें पता है बर्मिंघम में सबसे भयंकर वाला रिसेशन आ रहा है, आ चुका है बर्मिंघम में, यूके में, ठीक है, भयंकर। तब वो मतलब तबाही मची हुई, तबाही इन द सेंस इतनी महंगी है सारी चीज़ें, ठीक है, कि महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इससे पहले मैंने तुम्हें अर्जेंटीना के बारे में बताया था। ये सारे वो देश है कि अगर मैं इनकी हिस्ट्री बताऊँ ना तुम्हें, ये लोग शोर शपाटे वाले देश है। इन्होंने हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खुद को दिखाने की कोशिश करी है, इसका खामियाजा ये लोग आज उठा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी इनको फॉलो कर रहा है धीरे धीरे। ये वेस्ट का जो कल्चर है ना, ये सबसे गंदा कल्चर है। क्या कल्चर? कि अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाना, ये सबसे बेकार मानता हूँ मैं, ठीक है। लार्जर देन लाइफ दिखाना मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, महंगे शौक रखने हैं, ठीक है, औकात दो कौड़ी की नहीं है, लोन लेके सारे काम पूरे करने हैं। जब ये सब चीज़ें होती है ना तो फिर इसी तरीके की तबाही मचती है, फिर ये धीरे धीरे सारे ये देश रिसेशन में जाते हैं, ठीक है। ये सब की जो शुरुआत ये अमेरिका ने करी थी, ये सब इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो भाई वो तो हम तो उसी टेंडेंसी में बिलीव करते हैं कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, ठीक है। चादर थोड़ी बड़ी कर लो लेकिन ज़्यादा भी बड़ी मत करो, ठीक है, पाँव तो उतने ही रहेंगे। अब तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने इन सब आलतू फालतू चीज़ों पर खूब खर्चा किया। अब जब रिसेशन आया तो ये लोगों की सारी कमर टूट गई। अब हम लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं। अगर ग्रोथ बढ़ रहा है, हमारे लिए प्रायोरिटी एजुकेशन है, हम उस पर खर्च नहीं कर रहे, हमारी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म नहीं कर रहे और हम दूसरी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस टूट जाएगा दोनों के बीच का। और ये प्रोसेस हमेशा बना रहना चाहिए कि अगर हमने पिछले साल 3%, जैसे मैंने कल कहा था मैं 10 लाख रुपए में से 1 लाख चैरिटी करता हूँ, तो मतलब मैं 10% चैरिटी करता हूँ, तो मुझे 1 करोड़ का भी 10%, कम से कम 10 लाख की चैरिटी तो करनी ही चाहिए पुराने रेशो को मेंटेन रखने के लिए। तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। ट्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन एफिशिएंट यूज़ करेंगे और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। सिमिलरली पर कैपिटा इनकम बढ़ने से वो लोग इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा करेंगे और उससे फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होंगी। तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन दोनों में क्या होती है। पांचवा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस, छठा कंसेप्ट सॉरी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्सेस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों में क्या फर्क है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तो बात कर ही रहे हैं अपन लोग, बट इसको ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बताओ भाई, बताओ, इतनी देर से अपन लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बताओ बालक, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इतनी देर से रिवाइज कर रहे हैं अपन, बोलो, बोल देना, नहीं तो आगे रिवीजन में बैठने ही नहीं दूंगा मैं, बोलो। बोलो।
इस वाली रो से पूछना ही बंद कर दूँ क्या मैं? टाइम वेस्ट ही होता है, मतलब ख़त्म कर दूँ, तुम्हारे हाल पे ही छोड़ दूँ तुम्हें डब्बो। बता बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एडिशन इन द स्टॉक ऑफ, अभी मैंने बोला एडिशन किसमें? स्टॉक में, स्किल में, नॉलेज में, एक्सपर्टाइज में, एक्सपीरियंस में। ये जो है इसके अंदर ऐड ऑन करना, ये प्रोसेस क्या होता है? गजब हो यार तुम लोग, मतलब क्या रिवीजन कराऊँ मैं। 5 मिनट पहले की चीज़ याद नहीं रहती। ये तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो इसमें यह है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हम इस पर्पस से करते हैं ताकि हमारी क्या बढ़े? प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये नीड है हमारे लिए। हम इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया नहीं मानते, हम इसको एक एंड रिजल्ट मानते हैं, एक गोल मानते हैं, सॉरी, कि जो हमें अचीव करना ही है, भले प्रोडक्टिविटी बढ़े या, मतलब हम इसको सिर्फ एक पर्पस से कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैंने इन तीनों को कंप्यूटर क्यों सिखाया? ताकि ये मेरा प्रोडक्शन बढ़ा सके, क्योंकि मेरे यहाँ काम करते थे। मैंने ज़ीशान को ट्रेन क्यों किया? क्योंकि वो मेरे यहाँ पे काम करता है, तो मुझे उसे ट्रेन करना था, मुझे उससे फ़ायदा लेना था। क्या लेना था? अब अगर मान लो मैं ज़ीशान को सिर्फ इसलिए कंप्यूटर सिखा देता, पढ़ाई करवा देता, क्योंकि मैं सोचता कि यार भैया ये मेरे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को खर्च करना था, मैंने कर दिया, तो ये मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज समथिंग मोर देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये उससे भी बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक वाइडर कंसेप्ट है। क्या बोला है मैंने इसमें नोट्स में? मैंने बोला है कि ह्यूमन कैपिटल रिगार्ड्स एजुकेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हम यहाँ पे एजुकेशन पे क्यों खर्च करते हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या बोला है मैंने? इन दिस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। आप एजुकेशन और हेल्थ पे इसलिए खर्चा नहीं कर रहे कि भैया आपको कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपको करना ही चाहिए। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो क्या इतना लंबा सोचते होंगे वो कि आप बड़े होंगे, उनके सहारे बनोगे, उनको कमा के दोगे? हो सकता है ये भी गोल हो, लेकिन अभी कोई ऐसा गोल नहीं है। अभी उनका, वो क्यों करा रहे हैं ये सब? क्योंकि उनको उनका ये मानना है, ये उनके ऊपर वाजिब है, ये उनके ऊपर वाजिब है, ये करना ही है उन्हें। तुम नहीं भी बोलोगे तो भी वो करेंगे, ठीक है? उनके पास पैसे नहीं होंगे तो भी वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने माना है कि ये आपके वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। देखो, आज आप में से कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसका पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बिजनेस है कि आपके पापा डैम श्योर है कि आप उस बिजनेस को ही संभालोगे। फिर भी आपके पापा आपको 12th तक लेकर गए और 12th के बाद आपसे ग्रेजुएशन भी करवाएंगे आपके वेलबींग के लिए, क्योंकि आप इन किताबों से दुनियादारी सीखते हो, आपको तजुर्बा होता है। भले आप इससे कुछ कमाओ या मत कमाओ, ज़रूरी नहीं है मैं जॉब ही करूँगा, मत करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई आपके वेलबींग के लिए भी तो ज़रूरी है। ये मैनर्स कहाँ से आया? सुबह जल्दी उठने की आदत कहाँ से लगती है? स्कूल से। पहली बार बच्चे जल्दी कब उठता है? स्कूल में। मैनर्स कहाँ से सीखता है? स्कूल में, ठीक है? और हम तो जिस देश में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ये ब्रदरहुड, ये भाईचारा कहाँ से फैलता है? स्कूल से, ठीक है? अगर ये सब जगह नहीं होंगी, ठीक है, तो क्या भविष्य होगा एक सोसाइटी का? कैसे वो सोसाइटी कैसी दिखेगी, तुम सोच लो, ठीक है? तो सबसे बेस्ट जो मैंने बोला ना कि सुबह उठने की, अभी मेरे लड़के का एडमिशन अभी नर्सरी में हुआ, उससे पहले उसका 11-12 बजे उठने का एक रूटीन था। रात को भी लेट सोता था, सताता रहता था, और फिर सुबह जल्दी भी नहीं उठता था। स्कूल स्टार्ट हुए, पहला साल था उसका, अपने आप हैबिट डली, 7-7:30 बजे नींद खुलने लग गई, तो सुबह भी, रात को भी जल्दी सोने लग गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठने लग गया, तो एक प्रॉपर डेकोरम बन गया। उसकी वजह से जो हमारा डेकोरम टूटा हुआ था रात को सोने का, वो भी थोड़ा सही हो गया अभी, क्योंकि वो स्कूल जाने लग गया, ठीक है? तो हम लोगों को भी थोड़ा रात को सोने को मिल जाता है ढंग से, नहीं तो वो नहीं सोता था तो हमारी भी पिक्चर बनी पड़ी थी। ये सब चीज़ें स्कूल से आई। तो बेटा,
ह्यूमन डेवलपमेंट आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है, हेल्थ आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी गई तेल लेने, बढ़े या ना बढ़े। तो आपके पिताजी आपको ये सोच के नहीं पढ़ाते कि आप बहुत बड़ी जॉब करोगे, आगे जाके बहुत बड़ा काम तीर मारोगे, रोशन करोगे, भले करो या मत करो, फिर भी वो तो पढ़ाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या मानता है? इट इज़ द प्रोसेस that human development, education and health are regarded as integral part of your well-being, and human well-being can only achieve when people have ability to read, ability to write, apply their knowledge to drive maximum benefit. ये सब कब आएगा? आपका well-being कब अच्छा होगा, आपका standard of living कब बढ़ेगा? when you have ability to read, ability to write. ठीक है, देखो अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है यहाँ पे, इसको क्या ह्यूमन कैपिटल क्या मानता है कि एजुकेशन पे क्यों खर्च करो? लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इसका इंटरेस्ट है, जबकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है मैंने? ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज एंड इन देमसेल्फ, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ आर कंसीडर गुड इफ दे रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेलफेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। हम तो तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करो, तुम एक अच्छे इंसान बन सको और सोसाइटी को एक अच्छी जगह बना सको, इसलिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, ओके। जैसे अभी मैंने कहा, ये एग्जांपल याद रखना कि आप में से अगर किसी के माता पिता को ये लगता है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा है और आप जाके बिजनेस ही संभालोगे, फिर भी वो आपको 12th तक पढ़ा रहे हैं और 12th के बाद भी पढ़ाएंगे, जबकि उनको डैम श्योर है कि वो आप बिजनेस ही करने वाले हो, क्योंकि आपका बिजनेस ही इतना बड़ा है, कोई और संभाल ही नहीं सकता उसे, और एकलौती औलादे हो, फिर भी वो उसको भी उतना ही पढ़ाएगा जब तक के उनको ये ना लगे कि भैया इनका वेलबींग, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो चुका है, तब तक वो आपको पढ़ाएंगे। जबकि करना आपको, दुकानदारी आपको पहले दिन से ही सिखा सकते हैं। 15 साल के आप हुए, ठीक है, उसके बाद आपको दुकान पे बिठाओ, 3-4 साल लगते हैं, उसमें आपको सिखाया जा सकता है। 19-20 साल में तो आप ट्रेन हो जाओ, फिर भी आपको पूरी नॉलेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चल रहा, उनके दिमाग में ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? ये सब चीज़ें समझो, याद रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल याद रखना, ये सुबह उठना, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना, ये डेकोरम, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट का। प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपका खुद का तो अच्छा होगा ना, तो ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। 6 कंसेप्ट हो गए, एक थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, पॉज कर इसे। अब 7वां कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने इस चैप्टर में, प्रॉब्लम्स ऑफ, के हम एजुकेशन हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, स्टिल हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म क्यों नहीं हो रही है? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? तो मैंने आपको कुछ 5 प्रॉब्लम बताई थी इसमें। कितनी प्रॉब्लम? और ये शायद आपको याद भी है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी ये। पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन, चल जाओ फिर। पहली प्रॉब्लम थी हमारी हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ही, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हाई है, तो इससे ह्यूमन कैपिटल का क्या लेना देना? पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? आज अगर हम लोगों को 500 रुपये 50 लोगों में बांटने, तो एक एक को 10 आ रहे थे, लेकिन अब वही 500 रुपये हमें 100 लोगों को बांटने हैं, तो एक एक को कितने आएंगे? 5। तो जहाँ आपकी पर हेड अवेलेबिलिटी 10 थी, वो कम होकर कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये कम क्यों हुई? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी अब बहुत समय पहले दूर हो चुकी है, किताबों में आज भी लिखा हुआ है, लेकिन आज पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमारा दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले कम है, फर्टिलिटी रेट भी कम है, और हमारी पॉपुलेशन अब ज़्यादातर यूथ पॉपुलेशन है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के सेकंड फेज़ में हैं, ठीक है, मतलब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज़ में हैं। जहाँ पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी 1970-1980 तक। 1990 आते आते ये चीज़ थोड़ी सॉल्व हुई, ठीक है, और आज जब हम खड़े हैं तो वो पॉपुलेशन जिसको हम हर्डल मानते थे, वही पॉपुलेशन जब 20 साल 25 साल की हो गई तो वो हमारे लिए एसेट बन गई। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? तो 25 साल पहले ये प्रॉब्लम थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट बन चुकी है, ठीक है। और अब हमें ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करना है कि भाई अब ग्रोथ रेट एकदम कम रहे, तो वो तो अब हो ही रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस है, चीज़ें समझ में आती है, लोगों को एजुकेटेड है,
16% लिटरेसी वाला देश आज 80% लिटरेसी वाला बन गया है, 75% लिटरेसी, तो फ़र्क तो आएगा। तो उस समय जो बर्थ रेट था आज वो बर्थ रेट नहीं है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन लिखा हुआ है, लेकिन आप भी लिखोगे कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि उससे हमारी पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। हम लोग अपने लेबर को इतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते जितना दूसरे देश कर पाते हैं, और नहीं कर पा रहे इसलिए हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। फिर डिमांड सप्लाई के बीच का गैप, गल्फ बिटवीन डिमांड एंड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस समय भी बोला था। गल्फ बिटवीन डिमांड सप्लाई का क्या मतलब है कि अभी जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है, वो यहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे यहाँ काम करना चाहिए, तो वो यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड है। यहाँ पे वो यहाँ आता तो वो फुली यूटिलाइज हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, अंडर यूटिलाइज। जैसे आज मुझे अगर अकाउंट्स पढ़ानी आती है, मुझे अकाउंट्स पढ़ानी आती है और मुझे बिजनेस पढ़ानी नहीं आती है, लेकिन स्कूल में बिजनेस की वैकेंसी थी, तो स्कूल वालों ने कहा आप बिजनेस पढ़ा दो, और मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने उस स्कूल से कहा मुझे अकाउंट्स दो, मेरे को अकाउंट्स बहुत अच्छी पढ़ाने को आती है, मैं सीए हूँ। लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि नहीं आप तो बिजनेस पढ़ाओगे, और मैंने कहा मेरे पास तो बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो बोला फिर ठीक है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे को जॉब की अर्जेंट नीड थी, तो मैं स्कूल में बिजनेस ही पढ़ाने लग गया। अब मैं बिजनेस में हो गया अंडर यूटिलाइज और अकाउंट्स में हो गया नॉट यूटिलाइज, और मेरी पूरी डिग्री हो गई अनयूटिलाइज्ड, काम ही नहीं हो पाया। आप मुझसे बहुत अच्छा काम ले सकते थे अकाउंट्स पढ़वा कर, लेकिन आप नहीं ले पाए। ठीक है, और आपने मुझे ऐसा सब्जेक्ट दिया जहाँ पे मैं अपना 100% भी नहीं दे पा रहा, तो वहाँ बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। तो ये है डिमांड सप्लाई की कमी। और ये जो मैंने तुम्हें बोली है ना, ये तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हें ऐसे केसेस देखने को मिलते होंगे, जहाँ एक टीचर किस चीज़ का होता है, लेकिन दूसरा टीचर छोड़ के जाता है तो उसे वो सब्जेक्ट भी पकड़ा दिया जाता है कि भाई तू ये भी ले, तेरी एस्थेस। ठीक है, मेरे को जब स्कूल पढ़ाने गया था तो मैंने उनसे कहा था मैं 12th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने मुझे कहा सर आप 12th को पढ़ा रहे हो तो 11th को भी पढ़ाओ, तो 11th को पढ़ाने में क्या है। मैं कहा कि पढ़ाने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, स्पेशली स्टेटिस्टिक्स, माइक्रो मैक्रो तो मैं पढ़ाता था, लेकिन स्टेटिस्टिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ाया। तो बोला देख देख के पढ़ा देना सर, फॉर्मूले ही तो है। बताओ, स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे ये कह रहा है। मैंने कहा आप क्या बच्चों के भविष्य का सोचोगे जब आपने मुझे फ्री हैंड दे दिए, जब आपने मेरे सामने ही ये बात बोल दी कि देख देख के पढ़ा देना। ठीक है, तो हो गया बंटा ढार वहाँ पे। तो ठीक है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मेरे से जो चीज़ नहीं होगी वो मैं नहीं करूँगा। मैं मेरे स्कूल में भी मेरे कोचिंग में भी यही सब्जेक्ट लेता हूँ, 12th लेता हूँ, तो मैं यहाँ भी 12th ही लूँगा, 11th नहीं लूँगा। जो चीज़ मुझे नहीं आती वो लोग माने, वो 11th का। फिर वो मेरे जैसा एक और मिल गया उनको कोई दूसरा, तो उसको चेप दी उन्होंने, उनको तो देनी थी। वो 2 टीचर तो रखेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, कॉस्टिंग लगती है, अलग अलग सैलरी देनी पड़ती। ठीक है, तो किसी को दे दी उन्होंने, 11th तू पढ़ा ले, लोकल ये पेपर भी तुझे ही बनाने हैं, जो पढ़ा है वही पेपर में दे देना, ख़त्म। जो नहीं आ रहा वो सिलेबस में नहीं है, जो आपको नहीं आ रहा वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिमांड और सप्लाई का गल्फ होने की वजह से आपकी स्किल्स क्या रह जाती है, कई बार अनयूटिलाइज रह जाती है। क्या रह जाती है? एग्जाम्पल याद रखना कि टीचर में इस फील्ड सब्जेक्ट का हूँ और मुझे दूसरा सब्जेक्ट दे दिया गया, तो मेरी स्किल क्या रह जाएगी? अंडर यूटिलाइज। नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन। ये तो सबसे मेन है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेन होके जाता है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेन हुए हुए ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पढ़े, यहाँ IIT करी, यहाँ नॉलेज ली, ठीक है, और जॉब कहीं बाहर कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा किसको पहुँचा रहे हैं? दूसरे देश को। लेकिन इसमें मैं क्या कहता हूँ, उस बंदे की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उस बंदे को यहाँ रिटेन नहीं कर सके। अगर हम उसे यहीं पर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दे देते तो उसे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। और मैंने तुम्हें सारे वो लिस्ट शेयर करी थी कि हर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO आज की तारीख में क्या है? इंडियन है। तो जो भी बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी बाहर पैदा हो रहा है, वो यूनिकॉर्न कंपनी आज इंडिया का होता, अगर वो ब्रेन ड्रेन ना हुआ होता। तो ब्रेन ड्रेन। और 5वीं प्रॉब्लम, लो एकेडमिक। ये 5 पॉइंट एकदम यूनिक पॉइंट है, इजीली याद हो जाने चाहिए। पॉपुलेशन, फिर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, ये अलग पॉइंट एकदम। फिर गल्फ बिटवीन डिमांड सप्लाई, अकाउंट्स वाला केस, ब्रेन ड्रेन, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं CEO। ठीक है, और लो एकेडमिक, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अच्छे, हमारी जो डिग्री है वो काफ़ी, हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल्स के ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करते। यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद मेरी बात सुनो, ये सारा पॉइंट 7 पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने 8वें नंबर के ऊपर एजुकेशन पे चर्चा करी थी।
किस पे चर्चा करी थी? और 90वें नंबर पे हमने प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लेकिन ये जो एजुकेशन पे हमने चर्चा करी, इसमें भी हमने फिर 8 पॉइंट पढ़े थे। कितने पॉइंट पढ़े थे? ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी रीड कर चुके हम लोग, पढ़ भी चुके। इसके बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं तुम्हें एजुकेशन के बारे में। मैं यहाँ देखो, पहले मैंने एजुकेशन में 8 चीज़ें बताई थी आपको। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्या पढ़ाए थे? साक्षर भारत, ये तो लल्लू था साक्षर भारत। फिर लिटरेसी रेशियो, ये भी लल्लू था दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और लास्ट पढ़ाया था हम लोगों ने एक्सपेंडिचर या नॉलेज इकोनॉमी। लास्ट क्या पढ़ा था हमने? एक्सपेंडिचर और एजुकेशन, और इसी में क्या पढ़ा था हमने? नॉलेज इकोनॉमी। तो ये 8 बातें हमने किस में करी? एजुकेशन में। और उसके बाद क्या पढ़ी हमने? एजुकेशन की प्रॉब्लम। एक हमने पढ़ी ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम, और एक हमने पढ़ी एजुकेशन की प्रॉब्लम। दोनों में से एक प्रॉब्लम का पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। अब एजुकेशन के अंदर जो 8 बातें करी वो जल्दी जल्दी सुन लो, क्योंकि सारी स्कीमें थी। मेन स्कीमें आप लोग सुन लो। हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो था वो बढ़ गया, 97% तक हो गया। हर 1 किलोमीटर की रेंज में हमने एक स्कूल खोल दिया, तो ये हमारा अचीवमेंट हो गया। और इसमें हम लोग स्कीम लेकर आए, कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, जहाँ सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा 6 साल से लेकर 14 साल। मेन बातें याद रखनी है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हटा दो इसको। अब प्राइमरी के बाद आ गए, इसी के अंदर प्राइमरी में एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या थी? जिसके अंदर ईयर याद रखना, कब आई थी? 2006 में, 95 में, सॉरी 1995 में। क्या था इसका गोल? हंगर और एजुकेशन, 2 नीड्स को पूरा करना। भाई सामने देखो, हंगर और एजुकेशन, 2 नीड्स को पूरा करना। मिड डे मील स्कीम का काम था न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना बच्चों को, ताकि वो स्कूल में ज़्यादा आ सके, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था खाने में बड़ी क्षमता होती है, खाना दूर दूर से लोगों को खींच के ले आता है, तो फिर भी बच्चे थे, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिशनल फूड मिले, ये भी एक गोल था। वो लोग फूड के बहाने स्कूल आए, ये एक गोल था। और स्कूल आने के बाद वो स्कूल के ड्यूरेशन में रुके, ये भी एक गोल था। आते थे, अटेंडेंस लगा के चले जाते थे। अब उनको पता है 12 बजे जब छुट्टी होगी तो खाना भी मिलने वाला है, तो 12 बजे तक भी रुकेंगे। ये सब गोल थे मिड डे मील स्कीम के, इसीलिए ये मिड डे मील स्कीम चलाई गई। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी पाई गई। न्यूट्रिशनल फूड तो छोड़ो, कुछ जगहों पर बहुत लो क्वालिटी का फूड भी खिलाया गया। कुछ जगह पे से ऐसी कंप्लेन आई कि जिस डैग में खाना बन रहा है उसके अंदर छिपकली घिरी हुई है, ठीक है, जानवर घिरे हुए हैं, ऐसे फोटोज़ आए। यूपी में, बिहार में मिड डे मील स्कीम में बहुत धांधलियाँ पाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया, जो कंसर्न ऑफिसर था उनको निकाला भी सही, बट स्टिल आज तक भी मिड डे मील स्कीम का पूरा पर्पस अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ स्टेटों में बहुत अच्छी चल रही है, कुछ स्टेट में तो बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है। वहाँ पे तो एक पूरा डाइट प्लान बनता है। कर्नाटका में बहुत अच्छी चल रही है, कर्नाटका में स्पेशली बेंगलोर में, ठीक है। एक पूरा डाइट प्लान बनता है, ठीक है। डॉक्टर्स आते हैं, हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद वो पूरा जिस सीज़न के हिसाब से जहाँ पे जो ज़रूरी है, ठीक है, तो वो डाइट प्लान के हिसाब से, ठीक है, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। कहीं पर तो ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन चल रही है और कुछ गाँवों में बहुत ख़राब ढंग से। अब इसको साइड में हटाओ। प्राइमरी के बाद दूसरा क्या पढ़ा है मैं तुम्हें? सेकेंडरी एजुकेशन। कौन सी? ये भी इसी में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। मैं तुम्हें सारे प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जितने भी स्कूल्स की बात करी उसकी खास बात है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किसके लिए था? गर्ल्स के लिए। कौन सी गर्ल्स के लिए? ST SC और माइनॉरिटी। 75% तो इनके लिए रिजर्व और 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। किसके लिए? सिर्फ स्कूल था कि हॉस्टल भी था? स्कूल प्लस हॉस्टल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसके बाद मॉडल स्कूल्स। मॉडल स्कूल्स की थीम क्या थी? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाए। क्या खोले जाए? जो बेंचमार्क की तरह काम करे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल हो। टोटल 6000 स्कूलों का थीम था। 3500 तो अलग और 2500 अलग। 3500 उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कोई स्कूल है ही नहीं, और उसके अलावा 2500 अलग। मतलब जैसे अभी कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई स्कूल नहीं है ढंग का, तो पहले वहाँ खोलेंगे, फिर वो 3500 पूरे हो जाएंगे तो फिर बाकी के 2500 दूसरी डिस्ट्रिक्टों में खोले जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को। किसको?
ठीक है, तो ये मॉडल स्कूल हो गया। फिर पढ़ाया मैंने तुम लोगों को आईसीटी, छोड़ो, ये तो स्कूल के अंदर आईटी ट्रेनिंग वगैरह देना ये सब था। और नेशनल ओपन स्कूल, हाँ सीधे एनसीईआरटी पे आ गया मेरा भाई तो, ठीक है। नेशनल ओपन स्कूल, ओपन स्कूल किन के लिए था? जिन बच्चों ने अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए। तो ड्रॉप आउट बच्चे ओपन स्कूल में एडमिशन लेंगे और अपना एजुकेशन पूरा करेंगे, 10th 12th की मार्कशीट उन्हें मिल जाएगी। और नवोदया, नवोदया किसके लिए था? हाँ, मेरिटियस स्टूडेंट के लिए। सब में कुछ नया है, नया याद रखना है, बार बार बोलता हूँ। मेरिटियस स्टूडेंट मतलब जो स्कॉलर बच्चे हैं 90 to 95% स्कोर करते हैं उनके लिए, ठीक है। क्या था, स्कूल था कि हॉस्टल भी था? सिर्फ स्कूल या हॉस्टल भी था? हाँ, स्कूल प्लस हॉस्टल, दोनों चीज़ें कवर थी, ठीक है। लेकिन था बस किसके लिए? ये सिर्फ मेरिटियस स्टूडेंट के लिए था। और नवोदय स्कूल, तुम जिन स्कूलों में पढ़ते हो, मॉडर्न हो, सेंट पॉल हो, सेंट जोसेफ हो, जिन भी स्कूलों में तुम अभी अभी जाते हो, डीएवी हो, सब स्कूलों से लाख गुना अच्छे होते हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है तो सरकारी स्कूल होंगे। सरकारी जरूर है ये, लेकिन इनमें जो सुविधाएं मिलती है उसके सामने प्राइवेट स्कूल भी फेल है। और इसमें एडमिशन पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था नवोदय स्कूल यहाँ कोटा में किस डिस्ट्रिक्ट में है? स्कूल ही है बेटा, फुली रेसिडेंशियल लिखा तो है। रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है? रेसिडेंट मतलब रुकना ही तो होता है, कहीं पे घर ही तो होता है। अरे यार कहाँ ले जाए तुम्हें। चलो, और केंद्र विद्यालय, ये किन के लिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उनका जब ट्रांसफर हो तो उनके बच्चों के एजुकेशन की नीड प्रॉपर्ली फुलफिल हो सके। क्योंकि उनका जब बीच में से तबादला हो जाता है तो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं, मतलब बार बार उनका ट्रांसफर होता है तो एजुकेशन डिस्टर्ब होता है। तो एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए केंद्र विद्यालय खोले गए थे। गिनती मैंने आपको लिखा रखी है, वो तो आपको याद रखनी है, वो मैं नहीं कर सकता याद, ठीक है। इसके बाद और क्या नया था? एनसीईआरटी, ठीक है। तो सिलेबस था, इसके अंदर बोर्ड बनाया गया जो अलग अलग स्ट्रीम के अंदर काम करेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना कोर्स होना चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए, ये एनसीईआरटी डिसाइड करता है। फुल फॉर्म याद रख लेना, एक आध नंबर में आ जाए तो, ठीक है। ये स्कूलों के बाद हमने तीसरे नंबर पे बात करी थी यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में सबसे मेन बात करी हमने इग्नू की। बाकी तो हमने ये पढ़ा था कि कितनी यूनिवर्सिटी है, 44 है, 45 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और बाकी स्टेट की तो जने कितनी है गिनती भी नहीं है, और स्टेट की आएगी भी नहीं, हर स्टेट में अलग अलग है। तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कॉलेजेस मैंने बताए थे कितने हैं, आज़ादी के वक्त कितने थे और अभी कितने हो गए? कितने हो गए कॉलेजेस? 864 कॉलेजेस। कॉलेजेस ज़्यादा होंगे बेटा, 40,000। 864 तो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसमें से 45 यूनिवर्सिटी कौन सी है? सेंट्रल। लेकिन ज़्यादा तवज्जो किसकी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है। जैसे कोटा में भी है कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन जो मेन है, आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की बात ही अलग होती है। तो वो कितनी है? 45 है। हमें ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़ानी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट की यूनिवर्सिटियों का रख रखाव वगैरह इतना बेहतरीन नहीं होता, होती है बहुत सारी, लेकिन जो एजुकेशन का क्वालिटी को मेंटेन करती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक। इसके इग्नू में बताया था मैंने आप लोगों को। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू का मेन काम क्या था बेटा? इग्नू का काम था, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन नीड को पूरा करना, जो डिस्टेंस लर्निंग वे में पढ़ना चाहते हैं, जो कॉलेज रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते। तो वो कहीं पे भी हो इंडिया में, वो इग्नू में अपना एडमिशन ले और इग्नू में कोर्स आता है वो पढ़ाई करे और सिर्फ एक बार साल में एग्ज़ाम देने चले जाए और उनको डिग्री मिल जाए। इसकी कितनी कंट्रीज़ में सेंटर है? 40 अलग अलग कंट्रीज़ में इसके सेंटर है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे तो यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई। फिर चौथे नंबर पे किसकी बात करी? टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी? पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, ठीक है। और कितनी थी? 43, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पे साक्षर भारत कुछ नहीं था, काट दो, लिटरेसी रेशो काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि लिटरेसी रेशो बस इतना बता रखा है
कि ये सब एजुकेशन पे खर्च करने की वजह से पहले जो हमारा लिटरेसी रेशियो 16% था वो बढ़कर कितना हो गया 74। कितना 74, ठीक है। उसमें भी मेल फीमेल का अलग है और रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग अलग है, ठीक है। लास्ट नॉलेज इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था मैंने, आपको कहा था इसमें कि नॉलेज इकोनॉमी इंडिया कब बन सकता है, जब वो जीडीपी का 6% किस पे खर्च करे, एजुकेशन पे। लेकिन हम जीडीपी का सिर्फ कितना खर्च करते हैं 2.9%। कितना, ये लेटेस्ट डेटा लिखवाया था मैंने तुम्हें, 2022 में हमने जीडीपी का कितना खर्च किया एजुकेशन पे 2.9। मनमोहन सिंह के टाइम पे लास्ट टाइम 4% खर्च किया था हमने। कितना खर्च किया था 4%। उसके बाद 4% भी हमने कभी जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च कितना किया, सिर्फ 2.9। इसको साइड में लगा दो। अब नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए, नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है पहले, व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी? करीना, क्या होती है नॉलेज इकोनॉमी? हमारे जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अगर ये तीनों सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपने काम की पूरी नॉलेज हो, पूरी स्किल हो, तो वो इकोनॉमी क्या बन जाएगी? इंडिया नॉलेज इकोनॉमी है नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने काम का पूरा नॉलेज है, पूरी स्किल्स है उनके पास नहीं, वो आधी अधूरी स्किल्स से और अनस्किल्ड तरीके से भी काम कर रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेशन के भी काम कर रहे हैं। कुछ तो सरकार ने लाइसेंस नहीं दे रखा है चीज़ बनाने का, फिर भी वो चीज़ बन रही है, वो काम हो रहे हैं, तो ये नॉलेज इकोनॉमी नहीं है। तो नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती है। क्या 3 चीज़ें हैं? वो सक्षम बताएगा 3 चीज़ें क्या क्या है। याद है उत्कर्ष? 3 चीज़ें क्या क्या है? वेरी गुड, 3 चीज़ों से होगा ये। पहला असेसमेंट, पहले हमें देखना होगा कि नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए हमें कौन सी नॉलेज रिक्वायर्ड है, असेसमेंट। दूसरा सोर्सेस, वो नॉलेज हमें कहाँ से ऑब्टेन हो सकती है। और तीसरा एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट। जैसे तुम्हें बॉटल बनानी है तो तुम पहले क्या करोगे, ये बॉटल बनाने के लिए नॉलेज क्या क्या लगती है, इसमें क्या मटीरियल लगता है, इसकी नॉलेज लोगे, असेसमेंट। फिर असेसमेंट करने के बाद सोर्सेज ढूंढोगे कि कहाँ ये मिल सकता है। अब ये सब लेने के बाद जब तुम आए तो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जहाँ पे तुम्हारी नॉलेज को अडॉप्ट करे, सब तुम्हें क्रिटिसाइज ना करें। तो ये 3 चीजें होंगी तो हम नॉलेज इकोनॉमी बन सकते हैं। लास्ट में तुम लोगों को पढ़ाया मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है। नुकसान है, अबे नुकसान नहीं है, नुकसान हो सकते हैं क्या? प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस, कि हमारे एजुकेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ देखो मैंने 3 तरह के तो डेविएशन बताए थे आपको। एक तो रूरल एरिया अर्बन एरिया में डेविएशन है, वेरिएशन है। एक जेंडर बेस्ड डेविएशन, मेल और फीमेल में डेविएशन है। एक क्लास में डेविएशन है। तीनों को कैसा समझाया था मैंने? रूरल एरिया में एजुकेशन का लिटरेसी रेशियो है बहुत लो है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, रूरल एरिया में कोई बड़े कॉलेजेस नहीं है, रूरल एरिया में अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो ये दोनों में क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। दूसरा वेरिएशन किस में है? रिच क्लास और पुअर क्लास। एजुकेशन प्राइवेटाइज होता जा रहा है, तो प्राइवेटाइज होने की वजह से जो रिच सेक्शन है वो तो एजुकेशन ले पाता है, लेकिन पुअर सेक्शन उतना एजुकेशन, तो इस वजह से रिच सेक्शन के लिए और पुअर सेक्शन में बहुत क्या बोलते हैं उसे, वेरिएंस बढ़ता जा रहा है, वेरिएशन डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुअर सेक्शन की रीच से एजुकेशन बाहर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें कौन घुस चुका है? प्राइवेट सेक्टर। और तीसरा वेरिएशन बताया था मैंने तुमको, जेंडर वेरिएशन। जितना प्रॉपर्ली मेल को एजुकेशन दिया जाता है उतना फीमेल को आज भी नहीं दिया जाता। कारण क्या है? कस्टम बाउंड सोच, ट्रेडिशनल सोच, छोटी सोच, इसकी वजह से फीमेल को प्रॉपर लिटरेसी नहीं मिल रही है। तो ये 3 तो वेरिएशन पढ़ाए थे। और क्या चैलेंजेस थे एजुकेशन के? डिग्री ओरिएंटेड है तो लिख ही देना, क्या है? डिग्री ओरिएंटेड है। और अच्छा, डिग्री ओरिएंटेड बोलूं या लो एकेडमिक स्टैंडर्ड? यहाँ लो एकेडमिक बोला था, दोनों का मतलब सेम ही है। हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड लो है, हमारा एजुकेशन बहुत हद तक क्या है? डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल्स की बात नहीं करता और क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। अब मैंने तुम लोगों को उस दिन समझाया था, तू बता बेटा, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है और डिग्री ओरिएंटेड है, दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों एक ही तो हुए। जैसे लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड और एक है डिग्री ओरिएंटेड, दोनों में क्या फर्क हुआ? तू बता बेटा नित्या, क्या फर्क हुआ दोनों में? क्या? घड़ी
तू बोल। लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड और डिग्री ओरिएंटेड कोर्स है, दोनों में क्या फ़र्क हुआ? मतलब दोनों चैलेंजेस को समझाओ मुझे। एक में तुमने लिखा लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक में तुमने लिखा डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज, दोनों को समझाओ। सर यहाँ पे तो लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब कम ही हो रहा है, स्टैंडर्ड मतलब जो अपन करना चाहते हैं वहाँ पे नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें डिग्री ओरिएंटेड है, इसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ डिग्री। ठीक है, और कोई ढंग से एलैबोरेट करेगा? बोल नैन्सी। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में मैंने बताया था कि जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, वो पढ़ाई तो करवा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई करवा रहे हैं उसका जो स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है, क्वालिटी की कमी है। हर स्कूल में नहीं बोल रहा, लेकिन है बहुत सारे स्कूलों में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में, स्पेशली गवर्नमेंट में भी। कौन से? स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, मॉडल स्कूल है, तीनों के तीनों अवरम पार है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल चला रही है उसमें अभी भी क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अब इसको साइड में रखोगे तो क्वालिटी की बात हो गई। डिग्री ओरिएंटेड का, चलो पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है, डिग्री भी आ गई। अब ये डिग्री से जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि स्किल्स नहीं है। तो ये दोनों में ये फर्क है। ठीक है, 5 प्रॉब्लम हो गई, 3 तो वेरिएशंस हो गए। 3 वेरिएशन कौन से? जेंडर वाले, क्लास वाले और रीजनल वाले, मतलब रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो रीजनल वेरिएशन, क्लास वेरिएशन, जेंडर वेरिएशन, याद रखना। रीजनल, क्लास, जेंडर, रीजनल, तीनों में बायसनेस है। एक जेंडर को मिल रहा है एजुकेशन, एक जेंडर को एक रीजन में मिल रहा है, एक रीजन में, एक क्लास को मिल रहा है दूसरी क्लास को। 3 हो गए। और चौथा क्वालिटी, 5वां डिग्री ओरिएंटेड। ये 2 एजुकेशन से रिलेटेड हो गए। 5 और क्या प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी? 5 ही थे। तो 5 चैलेंजेस, ये चैप्टर का रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।